अतिवाद और लोकतंत्र के बीच का नाता हमेशा विपरीत का होता है। लोकतंत्र व्यक्ति के विवेक को मानता है, उसके विवेक के अंदर निर्णय लेने की संभावना को मानता है, निर्णय लेने की संभावना के आधार पर उसे संप्रभुता की इकाई बनाता है और उन्हीं संप्रभु इकाइयों के बीच से संविधान सभा का निर्माण करके संविधान का निर्माण करता है। और उस संविधान का निर्माण जब भी होता है तो विवेकशीलता के आधार पर होता है। लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण ही रहे। लोकतंत्र की विचारधारा उदारवादी है और राष्ट्रवाद कई दफा उग्रवादी भी रूप ले सकता है। आपको इसका सबसे बढ़िया उदाहरण नजर आएगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर किसी गोडसे ने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता, जिसको हम राष्ट्रपिता तक कहते हैं, उसी को गोली मार दिया। राष्ट्रवाद के नाम पे मारा। समझना यह है कि राष्ट्रवाद का एक रूप वो भी हो सकता है। अतः राष्ट्रवाद को लोकतंत्र का पर्याय मत समझिए। और जब कोई आदमी राष्ट्रवाद की बातें कर रहा हो तो वो जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र की बातें कर रहा हो। और किसी के पास बहुमत है तो जरूरी नहीं है कि बहुमत के आधार पर वो लोकतांत्रिक ही है, क्योंकि बहुमत तो राजीव गांधी के पास में भी था उस समय जबकि सिखों के कत्लेआम के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ था। सिखों के कत्लेआम के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस सिखों के कत्लेआम के बाद राजीव गांधी को जो प्रचंड बहुमत मिला था वो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला है। तो क्या सिखों की हत्या जायज थी? यदि बहुमत के आधार पर औचित्य का निर्धारण होता है तो सिखों की हत्या जायज हो जाएगी। अतः बहुमत को आप लोकतंत्र का पर्याय मत मानिए, क्योंकि लोकतंत्र दो खंभे पर खड़ा है। एक है बहुमत का शासन, दूसरा है विधि का शासन। और विधि का शासन भी आप ऐसे समझिए कि वह विधि का शासन जो ये कहता है कि शक्तियों का पृथक्करण होगा, विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, और तीनों स्वतंत्र रहेंगे। यानी लोकतंत्र में संस्थाओं के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके देश की संस्थाएं मजबूत हो रही कि कमजोर हो रही। आपको संस्थाओं के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा। और वह लोकतंत्र में विश्वास करने वाला संविधान यह भी कहता है कि नागरिकों के मूलभूत अधिकार होंगे, जिन अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थाओं का स्वतंत्र होना जरूरी है। आपको लोकतंत्र में चुनाव करने का अधिकार दिया जाता है, वोट देने का अधिकार दिया जाता है। वोट देने का अधिकार तो आपको दे दिया गया, लेकिन वोटिंग सिस्टम हमारा ठीक है कि नहीं, इस विषय पर विचार करते रहना पड़ेगा। और कोई सिस्टम इसलिए विचारणीय नहीं होता है कि वो सिस्टम घटिया हो चुका है, इसलिए विचारणीय होता है कि कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसको पिछले युग से भी बेहतर बनाने की जरूरत होती है। और जब कभी कभी दरारें नजर आए तब तो जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए। आप विचार करके देखिए आपके इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर कितनी कमियां नजर आ जाएंगी। बतौर एक उदाहरण समझने की कोशिश करिए कि आपके देश के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? सरकार करती है। और सरकार चुनाव में जा रही है उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सहयोग से। क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनिवार्य रूप से न्यूट्रल रह जाएगा? मैं अनिवार्य रूप से पूछ रहा हूं। ये कमी क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पैदा किया? नहीं, ये कमी तो हमारे संविधान में शुरू से ही मौजूद है। अतः जब आप कमी खोजिए तो किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी दल के ऊपर विचार मत करिए। जब कमी खोजिए तो संविधान के ऊपर विचार करिए, और संविधान के ऊपर जब विचार करना चाहते हैं तो तर्क से विचार करिए। जब आप तार्किक होकर विचार करेंगे तो आपको यह लगेगा कि हमारे इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर इसकी आंच आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रभारी व्यक्ति जिसके द्वारा अपॉइंटेड है वो उसके पक्ष में भी जा सकता है। किसी को न्यूट्रल बनाने का क्या उपाय होता है? नियुक्ति उसके द्वारा नहीं होनी चाहिए जिसके खिलाफ उसे एक्शन लेना है। नंबर 2, शासन के कार्य के दौरान उसको सरकार के द्वारा किसी प्रकार से डराया ना जा सके।
नंबर 3, सरकार का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर डायरेक्टली ना पड़े। और नंबर 4, उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसको किसी प्रकार के लोभ से प्रेरित न किया जा सके। आज के डेट में हमारे सिस्टम में क्या कमी है? सरकार अपनी मर्जी के व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है और रिटायरमेंट के बाद में सरकार उसे चाहे तो गवर्नर बना सकती है। इलेक्शन कमीशन निर्दोष रहेगा इसकी संभावना तो है, गारंटी नहीं है। आपको क्या चाहिए? संभावना की गारंटी। यदि गारंटी चाहिए तो व्यवस्था के अंदर के दोष को विचारिए। गणतंत्र दिवस की यह जरूरत होती है। उसके बाद फिर आप देखो कि आपके देश में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब क्या होता है कि वही तय करेंगे कि कौन सा मुकदमा किसके कोर्ट में जाएगा, कौन सा मुकदमा किसके कोर्ट में जाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे। यही आज का हमारा विधायी प्रावधान है। अब यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी के किसी व्यक्ति को दे रहे हैं कोई भी केस, तो यह गलत है कि सही है? कोई गलती नहीं है, विधान तो यही कहता है, विधान तो यही कहता है। लेकिन अब बात दूसरी शुरू होती है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और आपको मानना पड़ेगा क्योंकि दुनिया का प्रत्येक कानून यह मानकर बना है कि एवरी मैन कैन बी अ फ्रॉड, क्योंकि संतों को राज्य नहीं चाहिए। So man can be corrupt and can be corrupted. नहीं तो you do not need any law. And if you need any law, if you are there to discuss the law and the constitution, you have to accept the potential corruptibility of a human being. Potential corruptibility को accept करना पड़ेगा। इसलिए आपके तर्कों में तलवार की धार होनी चाहिए। कुंद भाव से बात करे तो बात नहीं बनेगी। तो आप ये सोचो कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी वजह से कोई गलती काम किया और उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास में है, उसके पास बहुत प्रकार का इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट सरकार ने उनके सामने रख दिया, उसके बाद कहा कि अब आप बताइए हमारे मुताबिक हमारे पसंदीदा व्यक्तियों को हमारे से जुड़े हुए केसेस देंगे कि नहीं, ताकि हमारे लोग बरी हो जाएं और हमारे प्रतिपक्षी लोग दोषी करार दिए जाएं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फंस गए कि नहीं? फंस गए ना। अब यदि 2-3 जजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रभावित कर दिए जा सकते हैं, तो 3 जज के पास में है वो सारे केस जाएंगे जो सरकार से जुड़े हुए लोगों के हैं या सरकार के विपक्षियों के हैं। जुड़े हुए लोग बरी होंगे, विपक्षी हमेशा जेल में रहेंगे। पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट फिक्स हो जाएगा कि नहीं? बाकी जहां सरकार के दुश्मन या सरकार के दोस्त भागीदार नहीं है, वहां पर आप न्याय करते रहिए। और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिरेगी कि नहीं, विश्वसनीयता गिरेगी कि नहीं? अब विश्वसनीयता गिरेगी, न्यायपालिका का इकबाल चला जाएगा, तो लोकतंत्र बचेगा क्या? अब सवाल यह उठता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर रखने की जरूरत ही क्या है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं रखेंगे तो न्यायिक प्रशासन का संचालन नहीं हो सकता? हो सकता है। न्यायिक प्रशासन का संचालन इससे बेहतर तरीके से हो सकता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3-4 जजेज और ले लीजिए और कह दीजिए कि 5 आदमी मिलकर तय करेंगे कि कौन सा केस किसके पास जाएगा। मास्टर ऑफ द रोस्टर का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि एक आदमी को वश में करना ज्यादा मुश्किल है कि 5 आदमी को वश में करना मुश्किल है? और 5 आदमी को वश में करना मुश्किल है तो वही काम क्यों नहीं करते हो जिसको वश में करना मुश्किल है? तो 5 आदमी के माध्यम से केसेस तय करो। यदि 5 आदमी के माध्यम से केसेस तय करोगे तो सुप्रीम कोर्ट फिक्स नहीं हो पाएगा। अब इसके ऊपर काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं इसे पहली बार लॉजिकली सोच रहा हूं। जस्टिस शाह ने, जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जिस देश में भी चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उस देश का सुप्रीम कोर्ट करप्ट है। और उन्होंने यहां तक स्टेटमेंट दिया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर का सिस्टम एक प्रकार का फ्यूडल सिस्टम है, इसे खत्म कर देना चाहिए।
खत्म कर देना चाहिए, इस पर विचार करना ही गणतंत्र दिवस का उद्देश्य होता है। इस तरीके के कई और मामले आएंगे जिस पे आप विचार करते रहिए। आप इस पर विचार करते रहिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बनाया गया है, जिसके तहत कई प्रकार के आदर्श आपके संविधान के अंदर रखे गए थे, क्या हमारी व्यवस्था उन आदर्शों के अनुकूल है? क्या हमारी व्यवस्था उन आदर्शों की छाती पे पांव रख के आगे बढ़ रही है? यदि नहीं तो आप आश्वस्त रहिए, यदि हां तो आप फिर चौकन्ना हो जाइए। आप विचार करते रहिए कि आपके संविधान की आत्मा मजबूत हो रही है कि कमजोर। विचार करते रहिए कि आपकी संस्थाएं मजबूत हो रही है कि कमजोर। और यह कब तक विचारना है? तब तक जब तक सूरज चांद रहेगा। क्योंकि आप कभी भी यह भाव लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते कि अब हमने एक अच्छी व्यवस्था बना लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह कहा था कि आप यह कभी नहीं सोच सकते कि आप सही नौका पर बैठ गए हैं और नौका अब पार उतार देगी। नौका पार नहीं उतारेगी, बीच में भंवर आएगा, लहरें आएंगी, टापू आएगा, चट्टान आएंगे, नौका डूब सकता है, नौका टूट सकता है। यदि आप चाहते हो किनारे तक जाना तो आंखें खुली रखो, हाथ में पतवार रखो, नौके का मार्गदर्शन करते रहो। वही नौका तुम्हारा संविधान है, वही नौका तुम्हारा लोकतंत्र है। तुम लोक हो, जो चलता है वो तंत्र है। तुम सचेत नहीं रहोगे, तुम्हारा तंत्र तांत्रिकों के हाथ चला जाएगा। यदि तुम्हें अधिकार मिला है तो अधिकार कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे कंज्यूम करके छोड़ दोगे और मजा आ जाएगा। अधिकार मिला है महापुरुषों की कुर्बानी से, अधिकार मिला है इसके बेहतर इस्तेमाल के माध्यम से जीवन को संवारने के लिए। उनकी कुर्बानी को समझो, इसके निहित पोटेंशियल, इसकी निहित संभावनाओं को समझो और समझो कि लोक ही गंगोत्री है। गंगा कितनी साफ होगी यदि गंगोत्री साफ ना हो तो। अतः लोकतंत्र के अंदर जब देखना हो तो उसे एक अवसर की तरह देखो, उसे किसी उपभोग की वस्तु की तरह मत देखो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म योर सोसाइटी, टू ट्रांसफॉर्म योर इकोनॉमी, टू प्रिजर्व द बेस्ट विद इन द ह्यूमैनिटी एंड टू फाइट ऑल द एविल्स। जितनी भी बुराइयां हैं के खिलाफ लड़ जाने के लिए इसमें मौका है, जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको प्रिजर्व कर लेने के लिए इसमें संभावना है। अतः यह समझो कि रामधारी सिंह दिनकर ने जो लाइन कहा था वह कितनी बड़ी बात है। कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सो बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी माने कौन? आम आदमी। सोने का ताज माने क्या? संप्रभुता। वो ताज जो इसके पहले राजाओं के माथे पे चमचमाता था वह उसके माथे से उतर चुका है, तुम्हारे हाथ में आ चुका है। ये ख्वाहिश हमारी बीती हुई पीढ़ियों ने कई बार अपने अंदर विकसित किया होगा कि काश की वो दिन आता। ये लोग हमसे भी पूछते कि हम पर कितना कर लगना चाहिए, हमसे भी पूछते कि हमारे कर के पैसे का कैसे व्यय होना चाहिए। अकाल पड़ा हुआ था भारत में, पीटर मुंडी ने वर्णन किया है, और मुगल बादशाह ताजमहल बना रहा था। ताजमहल बहुत सुंदर है, लोग कहेंगे कि ये तो टूरिज्म के काम का चीज है। तो क्या शाहजहां ने टूरिज्म के लिए बनाया था? शाहजहां ने पत्नी के प्रेम में बनाया था। पत्नी से प्रेम करके तुमको जो बनाना है बनाओ, हम भी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। पत्नी से प्रेम करने के नाम पर तुमको जो बनाना है बनाओ, लेकिन राजकीय खजाने से वो पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ
आजादी के बाद हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि हमने सोमनाथ के लोगों से वादा किया था कि आपके लिए सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और मैं वो वादा निभाना चाहता हूं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या सेकुलर इंडिया के सेकुलर खजाने से पैसा निकालकर किसी एक धर्म का मंदिर बना सकता है? और पटेल और नेहरू के बीच मतभेद हो गया और दोनों जाते हैं गांधी के पास, क्या करना चाहिए? तो गांधी ने कहा कि जवाहर, पटेल को मंदिर बनाने दो, लेकिन सरदार, मंदिर का पैसा, एक पैसा भी राजकीय खजाना से नहीं आना चाहिए। तुम लोगों से चंदा मांगो। लोगों से चंदा मांगकर पटेल ने वो मंदिर बनवाया। यदि आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे तो आप लोगों से चंदा मांग के बनवा लेते ताजमहल। लेकिन ताजमहल किससे बना था? अकाल ग्रस्त किसानों के ऊपर कर लगता था और किसानों के कर के पैसे से ताजमहल बनता था। वो दौर बीत चुका है। तुम्हारे पास मौका है कि तुम तय कर सकते हो कि मेरे खाद्यान्न का मालिक कौन होगा, मेरे खनन का मालिक कौन होगा। तुम ये तय कर सकते हो कि मेरे स्पेक्ट्रम का मालिक कौन होगा। तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हारे देश में बजट की पॉलिसी कैसी होगी, तुम्हारे देश में कर की पॉलिसी कैसी होगी। तुम लोगों से ये पूछ सकते हो कि जितना पैसा तुमने खर्च किया था वो उतना कौन कौन से मत पे किया था, क्योंकि तुम्हारे पास में राइट टू इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे पास में न सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन है, बल्कि तुम्हारे पास में तो सोशल ऑडिटिंग का अधिकार भी है। तुम जाकर नारा लगा सकते हो, पैसा मेरा आपका नहीं किसी के बाप का। ये नारा है ऑडिटिंग वालों का, पैसा मेरा आपका नहीं किसी के बाप का। पहले की बात क्या थी? राजा कहते थे कि खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का। खल्क माने दुनिया, मुल्क माने देश। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का। और अब क्या बात है? वी द पीपल, वही सॉवरेन है। इसी की अभिव्यक्ति तो करते हैं ना दिनकर जी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इछलाती है। दो राह समय के रथ का धड़ धड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता सिंहासन पर यदि बैठ भी गई, उसके बाद वो सिंहासन के महत्व को नहीं समझ पा रही है। सिंहासन पर कोई न कोई छद्म कृष्ण आएगा। छद्म कृष्ण, आपने नाम सुना है छद्म कृष्ण का? कौन था वो? पौंड्रिक कृष्ण। पौंड्रिक कृष्ण आएगा। जो भी सत्ता की राजनीति करेगा वो आपके सामने यही कहेगा कि वो आपका सगा वाला है, आपका उससे ज्यादा अपना कोई नहीं है। लेकिन आपसे ज्यादा अपना आपका कोई नहीं हो सकता। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको अपने विवेक पर यकीन करना है, आपको अपने को सक्रिय बनाना है, आपको एक व्यक्ति से विस्तृत होते हुए एक समाज बनना है। एक समाज यदि बनना चाहते हो तो तुमको तुम्हारी जाति भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें तुम्हारा धर्म चाहिए, कोई समस्या नहीं है। तुमको तुम्हारे क्षेत्र से लगाव है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि हर किसी की औचित्य की एक ही कसौटी है, तुम कितने ह्यूमन हो, तुम कितने मानवीय हो। मानवीयता वो कसौटी है जिस कसौटी पे हम कुरान को भी जांच सकते हैं और वेद को भी। और उस कसौटी पे संविधान ने हमें कहा है कि तुम मुझे भी जांच लेना। तो तुम मानवीय होने की कसौटी पे पास हो कि नहीं, या याद रखना, तो तुम बेहतर मानव, बेहतर समुदाय, बेहतर राष्ट्र और बेहतर लोकतांत्रिक, चारों की भूमिकाएं निभा जाओगे। आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।